Iran, USA, Iran is not trying to build up, as I've been reading. Israel। One of the greatest military operations in history. आखिर ईरान को ही एटमी पावर क्यों नहीं बनने दिया जा रहा, जबकि ईरान मिडल ईस्ट की सबसे पुरानी यानी 2500 साल पुरानी हिस्ट्री रखने वाला मुल्क है। क्या ईरान शुरू से ही एंटी यूएस और एंटी इसराइल था, या फिर आयतुल्लाह खामनाई के बाद ईरान के हालात खराब होते हैं? आयतुल्लाह खामनाई वो सुप्रीम लीडर जिसकी मकबूलियत की गवाही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड देती है, वही सुप्रीम लीडर जिससे यहूद और इसराइल इस दुनिया में सबसे ज्यादा खौफ खा। क्या यूएस आज के इस खुमैनी को शिकस्त दे सकता है, जो कि बहुत नजदीक है एटमी पावर बनने के और जिसके पास मिलिट्री भी और रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा है, जबकि यूएस माजी में एक ऐसे खामनाई से शिकस्त खा चुका है जिसके पास ना तो मिलिट्री थी, ना तो हथियार थे और ना ही इतने एडवांस रिसोर्सेज थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ईरान और यूएस के कन्फ्लिक्शंस और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान जैसा मुल्क जिसमें इतने नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं और 50 साल से एक ही लीडर का इन्फ्लुएंस है और जियोग्राफिकली भी ये मुल्क पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत रखता है, मगर फिर भी स्टेबल होने के बजाय अनस्टेबल होता जा रहा है। और खुदा न खास्ता यूएस और इसराइल इस रजीम चेंज में कामयाब हो जाते हैं, यानी इस लीडर से ईरान छीन लिया जाता है, तो इसका मुस्लिम दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है और इस तमाम सिनेरियो से पाकिस्तान किस तरह डिस्टर्ब हो सकता है। इन सब मामलात को समझने के लिए हमें सबसे पहले ईरानिक हिस्ट्री को समझना। ईरानिक हिस्ट्री तो खैर 2500 साल पुरानी है, मगर हमें यूएस के कन्फ्लिक्शंस को समझने के लिए जस्ट 1939 का पार्ट चाहिए। Why was such a major war fought once again in history? 1939 में ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2 ईरान पहले तो अपने आप को न्यूट्रल अनाउंस करता है, यानी वो ना तो ब्रिटिश एम्पायर का साथ देगा और ना ही जर्मनी का। ब्रिटिश एम्पायर का साथ देने का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि प्रीवियस रिलेशन ब्रिटेन के साथ कुछ अच्छे नहीं थे, मगर जर्मनी के साथ इस वक्त ईरान की बहुत सी बिजनेस डील्स थी, यानी ईरान का 43 to 48% एक्सपोर्ट जर्मनी इंपोर्ट होता था और ईरान की जर्मनी के साथ जस्ट यही कॉपरेशन ब्रिटेन एम्पायर को कुछ अच्छी नहीं लगी। इसी वजह से ब्रिटेन एम्पायर ईरान पर हमला कर देती है। इस हमले में ईरान का काफी नुकसान होता है और इस नुकसान को देखते हुए ईरान का बादशाह रजा शाह पहलवी डील करने के लिए तैयार हो जाता है। ब्रिटेन एम्पायर डील में इक्तदार खुद लेने की बजाय इसी रजा शाह पहलवी के एक 22 साल लड़के मोहम्मद रजा शाह पहलवी को इक्तदार देने का फैसला करती है। ये फैसला इसलिए किया जाता है क्योंकि ये 22 साल नौजवान वेस्ट से बहुत इम्प्रेस था, यानी लिबरलाइज और मॉडर्न होना चाहता था, यानी आम अल्फाज में कहा जाए तो वेस्ट का एक पपेट था और ईरान को भी अपने इसी ख्वाब की नजर करना चाहता था। और इसी वजह से जैसे ही ये ईरान का बादशाह डिक्लेयर होता है, ये सबसे पहले कश्फुल हिजाब के नाम से एक डिक्री इशू करता है, यानी हिजाब पर पाबंदी लगाई जाती है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिया जाता है और बहुत से उलमा को भी कैद कर लिया जाता है। साथ ही रिलीजियस इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए लॉज और एजुकेशन को रीशेप किया जाता है और धीरे धीरे ईरान इतना मॉडर्नाइज हो जाता है कि शराब की एक्सपोर्ट करने लगता है, जैसा कि आज पाकिस्तान में किया जा रहा है। खैर से अब इन हुक्मरानों की इजाजत से पाकिस्तान की एक कंपनी मरी ब्रूरी भी शराब एक्सपोर्ट करेगी। मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान के करंट अफेयर्स पर आंखें बंद कर ली जाएं और इन तमाम मामलात को एक हिस्ट्री की तरह लिखकर हमारे सामने पेश किया जाए तो शायद हमें थोड़ी सी शर्म महसूस हो। मौजूदा हालात में हम शर्म महसूस करने से कासिर हैं, क्योंकि हम इसका हिस्सा हैं, इसीलिए हम इन टॉपिक्स पर बात करना जरूरी ही नहीं समझते। उलमा के अरेस्ट होने के बाद बकिया उलमा ईरान के इस बादशाह के खिलाफ सबसे पहली सफ में खड़े हो जाते हैं और इन उलमा में सबसे बड़ा नाम था आयतुल्लाह खुमैनी साहब का। आयतुल्लाह खुमैनी साहब का इन्फ्लुएंस बढ़ने की वजह से यूएस का ये पपेट बादशाह खुमैनी साहब को जिला वतन कर देता है, जिसके बाद खुमैनी साहब इराक में रहने लगते हैं और इस दौरान खुमैनी साहब की स्पीचेस को कैसेट्स में रिकॉर्ड करके स्मगल किया जाने लगा। जाहिर है इससे आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, मगर यूएस की सपोर्ट की वजह से हुकूमत गिराना इतना आसान काम नहीं था। इस दौरान ईरान का बादशाह ताकत के नशे में खुद को पर्शियन एम्पायर का रूलर समझकर एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है और इस पार्टी के लिए स्पेशली सहरा में एक शहर बनाया जाता है। पार्टी में गेस्ट की रिसीविंग्स के लिए बहुत ज्यादा एहतमाम किया जाता है, यानी 600 लेमोजीन सिर्फ इस पार्टी तक मेहमानों को लाने के लिए खरीदी जाती हैं। पार्टी के दौरान बादशाह खुद बैठने के लिए एक सोने का तख्त इस्तेमाल करता है और मेहमानों को सोने की थालियों में खाना पेश किया जाता है। इस लग्जरी माहौल को देखते हुए भूखे लोगों की भूख और शिद्दत पकड़ जाती है और इसी तरह एक इनकलाब शुरू होता है, एक ऐसा इनकलाब जिसके अगेंस्ट यूएस और ब्रिटिश भी इस बादशाह की मदद करने से इनकार कर देते हैं। जब बादशाह को कोई रास्ता नहीं मिलता तो बादशाह अपनी फैमिली समेत ईरान से भाग जाता है और यहाँ पर 14 साल बाद इस्तकबाल होता है खुमैनी साहब का। ये दुनिया में किसी भी लीडर के लिए किया जाने वाला सबसे बड़ा इस्तकबाल था
यानी 70 लाख लोग एयरपोर्ट पर लेने आते हैं और फिर से एक खूबसूरत इस्लामिक रिपब्लिक स्टार्ट होता है। औरतों को हिजाब पहनने की इजाजत दी जाती है, औरतों के हकूक सिखाए जाते हैं, मदारिस की तादाद को बढ़ाया जाता है और उलमा को बहुत सी सहूलियात दी जाती हैं ताकि वो लोगों को एजुकेट कर सके। आज भी बहुत से लोग हिजाबी औरतों को ट्रेडिशनल और प्रिमिटिव समझते हैं, जबकि रिसेंटली 2025 में ही हिजाबी औरतों ने ईरान में एक सैयद 4 के नाम से वारफेयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाया है और ये दुनिया का जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक रेडार सिस्टम है। दुनिया में और भी बहुत जदीद रेडार सिस्टम है, मगर इसकी डिटेक्शन रेंज बहुत ज्यादा है और इसको बनाने वाली टीम में सबसे ज्यादा तादाद उन्हीं हिजाबी औरतों की थी। खैर, इस दौरान खुमैनी साहब की तरफ से अमेरिकन एम्बेसी के 50 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और इन 50 लोगों के बदले अपने प्रीवियस बादशाह मोहम्मद रजा शाह पहलवी की डिमांड की जाती है। यूएस इन लोगों के बदले रजा शाह पहलवी तो ईरान को नहीं देता, मगर यहाँ से यूएस और ईरान की बहुत बड़ी कन्फ्लिक्शन शुरू हो जाती है। इस वक्त यूएस की तरफ से ईरान के करीबी मुस्लिम ममालिक को भड़काया जाता है ईरान पर हमला करने के लिए और इराक का हाकिम इसी साजिश की नजर हो जाता है, यानी इराक ईरान पर हमला करता है और ये जंग तकरीबन 8 साल चलती है। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि खुमैनी साहब अपने नजदीकी मुस्लिम ममालिक के लोगों को भी भड़काते थे कि वो लिबरल बादशाहों के बदले इस्लामिक रूल्स को फॉलो करें और ऐसे लोगों को ले आए जो कि इस्लाम को ज्यादा फॉलो करना चाहते हैं। या फिर उसके पीछे ये वजह भी हो सकती थी कि ईरान चाहता था इसके नजदीकी ममालिक के ज्यादातर हुक्मरान शिया हों, क्योंकि इससे ईरान पॉलिटिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता था और इसीलिए ईरान दूसरे ममालिक की शिया पार्टियों को वोट भी करता था। शायद इससे ईरान की पॉलिटिकल स्टेट स्ट्रॉन्ग हो जाती, मगर ऐसा ना हो सका। बहरहाल इराक की ये 8 साल जंग भी खुमैनी की हुकूमत का कुछ न बिगाड़ सकी और खुमैनी तकरीबन 1 साल बाद यानी 1989 में इस दुनिया से रुखसत हो जाते और जाते ही जाते खुमैनी अपना ही रिकॉर्ड दोबारा तोड़ देते, यानी 1 करोड़ लोग इनके जनाजे में दोबारा शामिल होते हैं और ये किसी भी लीडर के लिए की जाने वाली सबसे बड़ी गैदरिंग थी। और खुमैनी के बाद इन्हीं के ही एक स्टूडेंट आयतुल्लाह खामनाई को लीडरशिप दे दी जाती है। चूँकि ईरान उस वक्त यूएस के साथ हालत जंग में था, इसीलिए ईरान एटमी ताकत तो बनना चाहता था, मगर उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, उनका रिसर्च वर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और पाकिस्तान उस दौरान एटमी पावर बन चुका था। लिहाजा अब्दुल कदीर खान की जानिब से सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी की सीक्रेटली इंफॉर्मेशन दी जाती है ईरान के साइंटिस्ट को और ईरान के साइंटिस्ट इसी मदद के तहत एटमी प्लांट पर काम शुरू कर देते हैं। चूँकि ईरान यूएस के लिए एक वाहिद रेजिस्टेंट कंट्री थी, इसीलिए यूएस की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की नजर ईरान पर थी। किसी तरह यूएस की एजेंसीज को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ईरान एटमी प्लांट बनाने की कोशिश कर रहा है। बस फिर क्या होना था कि अमेरिका बदले में हमले की तैयारी शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर खामनाई साहब का एक स्टंट उन्हें महफूज कर लेता है कि हमें एटम बम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दीन एटम बम बनाने की इजाजत नहीं देता। दीन में एटम बम बनाना हराम है। उसकी वजह यह बताई गई कि एटम बम मजमूई तौर पर बहुत ज्यादा नुकसान करता है, ये बच्चों और औरतों को भी नुकसान देता है, लेकिन जंग में हमारी तालीमात ये नहीं कहती कि औरतों और बच्चों को भी नुकसान होना चाहिए, लिहाजा हम एटम बम नहीं बनाना चाहते। पब्लिकली अनाउंस किया जाता है कि जिसको भी शक हो ईरान में आकर पूरी तरह तसल्ली कर सकता है कि हम किसी भी तरह के एटमी प्लांट में इन्वॉल्व नहीं है। मगर फिर कुछ अपने लोगों की कमजोरियों और जासूसियों की वजह से यूएस का शक मजीद बढ़ जाता है और ईरान पर सैंक्शंस लगाई जाती है। इन पाबंदियों की वजह से ईरान की इकोनॉमी तो टूटती है, मगर पाकिस्तान को भी इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। यानी पाकिस्तान जो पेट्रोल $3 से $4 फी बैरल में खरीद सकता है, वही पेट्रोल अब $15 से $20 फी बैरल में खरीदा जा रहा है। और LNG गैस जो कि अब कतर से ली जा रही है, ये भी ईरान से खरीदी जा सकती थी, क्योंकि ईरान में दुनिया का दूसरा बड़ा गैस का जखीरा है और इस जखीरे का हुजम 34 ट्रिलियन मकब मीटर है। ईरान के हालात इन पाबंदियों के बाद बहुत ज्यादा खराब होने लगे, यानी ईरान के लोकल ट्रेडर्स भी बहुत ज्यादा लॉस में जाने लगे, क्योंकि करेंसी बहुत डिवैल्यू हो चुकी थी। और फिर यूएस की तरफ से एक ऑफर दी जाती है कि अगर आप एटमी प्लांट पर काम करना छोड़ दें तो आप पर से ये सारी सैंक्शंस हटा दी जाएं और खामनाई इस बात के लिए राजी भी हो जाते हैं। मगर उस दौरान भी 2 ताकतें ऐसी थी जो इन मामलात को सेटल होने ही नहीं देना चाहती थी। नंबर 1 ट्रम्प और फिर दूसरी उसी की ही increase the pressure on Iran. यानी इसराइल। यूएस के इस रवैये से खामनाई भी सख्त बरहम होते हैं और ओपनली चैलेंज करते हैं कि अब हम बनाएंगे। और एज टू दी स्टेटमेंट ईरान अपने एटमी प्लांट्स पर काम करना शुरू कर देता है। बस फिर क्या होना था कि डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म से एक हमला किया जाता है और इस हमले में कुद्स फौज के सरबराह कासिम सुलेमानी बगदाद एयरपोर्ट पर मारे जाते हैं। वजह यही सेम कि एंटी अमेरिका और किसी भी तरह की डील नहीं करनी। इसके बाद 2024 में हेलीकॉप्टर के हादसा को प्लान करके इब्राहिम रईसी को भी मार दिया जाता है और इब्राहिम रईसी का अल्टरनेटिव तो बहुत ही ठंडे दिमाग का और नरम दिल आदमी है। उन्होंने क्लियरली कहा है कि हम खुमैनी साहब के उसी फतवे के साथ करें कि एटम बम हराम है
और हम इसे नहीं बनाएंगे। मगर यहाँ पर इसराइल को बहुत से मसाइल हैं, वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व होने ही नहीं देना चाहता। वो पिछले 25 सालों से कहता आ रहा है कि आइंदा 2 महीने में, 3 महीने में या फिर कुछ हफ्तों में ईरान एटम बम बना लेगा, मगर वो कुछ हफ्ते 25 साल तक ना आ सके। मगर इन स्टेटमेंट्स की आड़ में ईरान पर कई हमले किए गए और सैकड़ों लोगों को मारा गया। मेजरली इस जंग का आगाज तब होता है जब इसराइल 2025 में 100 से ज्यादा जगहों को टारगेट करता है और सैकड़ों जानों का नुकसान करता है। इन द लास्ट बट नॉट एट द लीस्ट 2026 में सहारा लिया जाता है तारीख का, यानी रजा पहलवी का, जो कि बेटा है मोहम्मद रजा शाह पहलवी का। इससे पहले मैं क्लियर कर दूं कि रजा पहलवी के नाम के 3 कैरेक्टर हैं। एक रजा शाह पहलवी जो कि 1941 से पहले का हुक्मरान था, और मोहम्मद रजा शाह पहलवी यानी कि जो 1941 के बाद बना और 1979 तक रहा है, और तीसरा इसी मोहम्मद रजा शाह पहलवी का बेटा रजा पहलवी। अब होता यूं है कि रजा पहलवी इसराइल एक दौरे पर जाता है और वहां पर जाकर इसराइल के वजीर आजम से हेल्प मांगता है, और फिर यूएस और इसराइल मिलकर अपने लोगों का इस्तेमाल करके ईरान में प्रोटेस्ट करवाते हैं। बज़ाहिर तो ये प्रोटेस्ट रजीम चेंज के लिए किया जाता है, लेकिन अगर सिर्फ रजीम चेंज के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है तो फिर मस्जिदें जलाने का क्या हक बनता है? कुरान पाक क्यों जलाए जा रहे हैं? और यूएस इस प्रोटेस्ट को डिफेंड कर रहा है ह्यूमन राइट्स के पीछे। यानी कि यूएस स्टेटमेंट देता है कि अगर स्मूथली इन लोगों को प्रोटेस्ट ना करने दिया गया तो ह्यूमन राइट्स का ख्याल करते हुए यूएस ईरान पर हमला करेगा। लेकिन ईरान जिस तरह कॉन्फिडेंटली इन तमाम मामलात का सामना करता है, इससे साफ जाहिर होता है कि ईरान बहुत नजदीक है एक एटमी पावर बनने के। लेकिन रिसेंटली ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह ईरान ने इस प्रोटेस्ट को हैंडल किया। शायद ट्रंप को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि ईरान एक न्यूक्लियर कंट्री बन चुका है, और न्यूक्लियर कंट्री का किसी दूसरे न्यूक्लियर कंट्री के साथ जंग करना बहुत कम चांसेस होते हैं, या फिर दूसरी तरफ कुछ सीक्रेटली प्लानिंग की जा रही है। लेकिन अगर ईरान को इंटरनली देखा जाए तो ये 3 वजूहात हैं जिसकी बिना पर ईरान पर हमला नहीं किया जा सकता वेनेजुएला की तरह। मजलिस खबरगान रहबरी ये एक ऐसी मजलिस है जिसमें बहुत लॉयल लोग शामिल हैं, और इसका मेंबर बनने के लिए एक पूरे ट्रेनिंग मैकेनिज्म से गुजरना पड़ता है, और इस मैकेनिज्म में हुब्बुल वतनी रियासत से लॉयल्टी और डिटर्मिनेशन शामिल है। ये ईरान की लीडरशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। नंबर 2 पर निगहबान कौंसल यानी शोराई निगहबान, ये एक तरह की मशावरती कौंसिल है। अगेन ये भी बहुत लॉयल और हुब्बुल वतनी से भरपूर लोगों पर शामिल है। नंबर 3 इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, ये फोर्स 1979 के इनकलाब के बाद बनाई गई है। अगेन इसमें भी लॉयल्टी और हुब्बुल वतनी को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा गया। ये 3 सफ़े हैं जो ईरान को गिराने में बहुत बड़ी रुकावट साबित हो सकती हैं। फॉर नाउ यूएसए के लिए इन 3 सफ़ों में रसाई हासिल करना बहुत मुश्किल है, और ये इमाम खुमैनी के दायरा कार को बहुत मजबूत बनाती हैं। इसी वजह से यूएसए आसानी से इमाम खुमैनी पर स्ट्राइक नहीं कर सकता। लेकिन इन मामलात में पाकिस्तान और तमाम मुस्लिम ममालिक की मिसाल ऐसी है कि जैसे बंद गार में एक ट्रेन की पटड़ी मौजूद है और ये तमाम मुस्लिम ममालिक उसी पटड़ी पर मौजूद है। हर मुल्क खुशी से उछल कूद कर ट्रेन का इस्तकबाल कर रहा है, सिर्फ ये सोचकर कि पहले तो फलां मुल्क ट्रेन के नीचे आएगा, मुझे इससे क्या गर्ज। इन्हीं करंट अफेयर्स पर सिर्फ सऊदी की तरफ से एक स्टेप लिया जाता है। सऊदी ईरान को बावर कराता है कि ना मैं अपनी हवाई और ना ही जमीनी जगह इस्तेमाल करने दूंगा ईरान के खिलाफ यूएस को, और बाकी तमाम मुल्क बहुत खुशी से इस्तकबाल कर रहे हैं इस मुसीबत का। पाकिस्तान को देखा जाए तो खुदा न खास्ता अगर रजीम चेंज ईरान में होता भी है और रजा पहलवी बन जाता है और दुनिया में सबसे ज्यादा नॉमिनेटिंग इस्लामिक कंट्री यानी पाकिस्तान को हर तरफ से घेर लिया जाएगा। अभी पाकिस्तान के इंडिया की तरफ से कम मसाइल नहीं है, फिर तफ्तान बॉर्डर पर भी एयर बेसिस बन जाएंगी, और फिर वो जुमला हमें याद है कि बेगर कांट बी चूजर्स, हमें बिल्कुल भी चॉइस नहीं दी जाएगी कि हम पर स्ट्राइक की जाए या नहीं। इसराइल के लिए ईरान के बाद इस्लामी दुनिया को तबाह करने के लिए सिर्फ एक बड़ी रेजिस्टेंस है, और वो है पाकिस्तान। दुआ है कि अल्लाह आलम इस्लाम की खैर फरमाए और हमें हिदायत की सफ़ों में शामिल रखे।